आज के क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। ये रिवीजन क्लास आपका होने जा रहा है, जिसमें हम लोग नीट के एग्ज़ाम तक पूरे बायोलॉजी को के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन सारों को हम लोग पढ़ लेंगे। जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, और इस क्लास के थ्रू आप लोग को क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा। जो जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उन सारे को करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग बस कंटिन्यू इस क्लास को देखते रहेंगे। तो जिन लोगों का पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिनका नहीं पढ़ा है, जिनको प्रॉब्लम है, तो हम एक एक माइनर पॉइंट को उठाते हुए चलेंगे, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ इस क्लास में क्वेश्चन कराते हुए भी चलेंगे, जिससे आपको पूरा 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 इस चैप्टर पे अच्छे से पकड़ हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर, जो कि फोटोसिंथेसिस है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो देखिए, सिंपली समझिए कि फोटोसिंथेसिस में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़ना होता है। एक तो एनाटॉमिकल पोजीशन सबसे पहले हम लोग को समझना है, और दूसरा मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म में हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को एनाटॉमिकल पोजीशन देखना है कि फोटोसिंथेसिस आखिर कहाँ होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में। तो हम लोग एनाटॉमी देख लेते हैं पहले क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो आइए हम लोग पहले इसके एनाटॉमी को देखते हैं, ठीक है। तो जनरली आप लोग देखे होंगे लिफ, थोड़ा सा आप लोग को ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को दिख रहा है लीफ, ठीक है। अब इस लीफ के एनाटॉमी को आप ध्यान से देखेंगे। इस लीफ के एनाटॉमी को आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो आपको मेसोफिल सेल दिखेगा, ठीक है। क्या दिख रहा है बाबू? मेसोफिल सेल। और इसी मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सबसे ऊपर के लेयर को हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, इसके बाद अपर एपिडर्मिस, फिर नीचे पैलिसेड, स्पॉन्जी सेल, और इन सारे को मिला करके हम लोग कहते हैं मेसोफिल। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो छोटे-छोटे क्लोरोप्लास्ट हैं, इन क्लोरोप्लास्ट को के अंदर हम लोग को फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना को पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं कि आखिर क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ठीक है? तो चलिए देखिए, बिल्कुल समझते हुए चलना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इतनी बार आपको बताएँगे, इतनी बार समझाया जाएगा और क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज़ कराया जाएगा कि आपको बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस लिए सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें हम लोग वन बाय वन देखेंगे क्या-क्या है। तो अगर हम लोग इसको देखें, तो ये क्या है बाबू? आउटर मेम्ब्रेन। आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है? इसके बाद क्या है? एक नंबर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? अंदर की ओर जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। क्या कह रहे हैं बाबू? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कह रहे हैं। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ये ये जो खाली स्पेस है, ठीक है? ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, इस खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बाबू?
स्ट्रोमा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। इस खाली स्पेस को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये आपको ये क्वाइन जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्वाइन जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं थैलाकॉइड। क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन, दूसरे के ऊपर तीसरा क्वाइन, है ना, इस तरह से थ्री डायमेंशनली रखा हुआ। तो ये पूरे क्वाइन के ब्लॉक को हम लोग कहते हैं ग्रैना। क्या कहते हैं बाबू? या ग्रैनम भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रैनम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दो ग्रैनम को जोड़ने वाली एक पतली सी लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लैमेला। ठीक है, क्या कहते हैं? लैमेला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैमेला कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यही समझना था कि क्या क्या आखिर है, क्योंकि आगे जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये हम लोग लिफ में देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा। तो लिफ के मेसोफिल सेल में, मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में दो तरह के चीज पाए जाते हैं। ठीक है, एक मेम्ब्रेनस, क्लोरोप्लास्ट में दो तरह के पार्ट हैं, एक मेम्ब्रेनस पार्ट, एक नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट। अब आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मेम्ब्रेनस क्या है और नॉन मेम्ब्रेनस क्या है। तो फिर से हम क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को दिखाते हैं। ध्यान से यहाँ देखिए, इस जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन का लेयर है, उसको मेम्ब्रेनस हम लोग कह रहे हैं। जैसे कि थैलाकॉइड, देखिए थैलाकॉइड के ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन है, तो इसको मेम्ब्रेनस कह रहे हैं। देखिए स्ट्रोमा के ऊपर कोई मेम्ब्रेन है? कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? नॉन मेम्ब्रेनस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। अच्छा, ये जो लैमली है, या स्ट्रोमा लैमली भी इसको कहते हैं, तो इस स्ट्रोमा लैमली के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, तो ये कैसा हो गया? मेम्ब्रेनस हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लोरोप्लास्ट को दो भाग में बांट रहे हैं, एक मेम्ब्रेनस और एक नॉन मेम्ब्रेनस। तो जो मेम्ब्रेनस पार्ट होगा, ठीक है, उसी में लाइट रिएक्शन होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो मेम्ब्रेनस पार्ट होगा उसमें लाइट रिएक्शन होगा, और जो नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट होगा उसमें डार्क रिएक्शन होगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस में क्या होगा? ग्रैनम, स्ट्रोमा लैमली और मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा। और नॉन मेम्ब्रेनस क्या हो गया? स्ट्रोमा। क्लियर है बाबू? तो यहाँ तक हम लोगों ने तो एनाटॉमी को समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं फोटोसिंथेसिस के चैप्टर की ओर। तो देखिए, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में हम लोगों को क्या क्या समझना है? मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस तो आप लोगों ने समझ लिया। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो बातें हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट में होगा। कहाँ होगा? मेम्ब्रेनस पार्ट में। फिर से ध्यान से आप लोग समझिए, बार बार आपको रिवाइज कराया जाएगा इस क्लास के थ्रू। ठीक है, इतनी बार बताया जाएगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब मेम्ब्रेनस पार्ट क्या है बाबू? देखिए, जो मेम्ब्रेन का बना हुआ है ना, ध्यान से देखिए, जैसे कि थैलाकॉइड हो गया, जैसे कि ग्रैनम हो गया, है ना। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको मेम्ब्रेनस पार्ट। तो मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। और इस लाइट रिएक्शन में ध्यान से समझिए, टोटल चार स्टेप हैं।
ठीक है, टोटल 4 स्टेप है। अभी हम लोग डार्क रिएक्शन को नहीं, थोड़ा सा रुक जाएंगे, पहले हम लोग लाइट रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइट रिएक्शन में टोटल 4 प्रोसेस है। पहला एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तीसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड चौथा NADPH2 प्रोडक्शन और ATP प्रोडक्शन। ठीक है, इधर हम लोग 3 और 4 को एक ही मान के चलते हैं, तो 3 ही स्टेप मान के चलिए। तो 3 स्टेप है। पहला एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा क्या है बाबू, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तीसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन और NADPH2 और ATP प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए अभी आपको बहुत ब्लैंक लग रहा होगा कि सर एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल कहाँ होगा, फोटोलिसिस कहाँ होगा, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो डोंट वरी, आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे और दिखाते हैं आपको। आप लोग देखेंगे, देखिए एनसीईआरटी में यहाँ लिखा है, क्या कहता है, व्हाट इज द लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लाइट रिएक्शन में एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल आखिर कहाँ एक्साइटेड होता है। ठीक है, देखिए आपको एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करके लिखा हुआ। आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने समझाया है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना, है ना, ये सब कुछ बताया हुआ है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, जहां से इवन क्वेश्चन बन सकता है वो सारे पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप बस क्लास में बने रहिए और बिल्कुल आराम से इस चैप्टर से अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसमें 9 जरूर सही कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो जी, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये जो छोटे छोटे आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। समझ रहे हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब ही समझते होंगे कि जो मतलब एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, तो लाइट को ये क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, और लाइट के हार्वेस्ट करने के कारण क्या हो रहा है, इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जा रहा है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप सभी ने पढ़ा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई भी एटम, ठीक है, इस तरह से बीच में न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है या एनर्जी रिलीज करता है, तो अपने वो ऑर्बिटल्स को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया। सेम थिंग दैट हियर। ठीक है, सेम चीज यहाँ हो रहा है, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसको हम लोग एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहने का मतलब है कि वाटर का टूटना। ठीक है, वाटर का टूटना और फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चलिए अभी इसका डेफिनेशन नहीं, हम बस आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या आगे पढ़ना है।
ठीक है? नेक्स्ट हम लोग धीरे-धीरे समझते चलेंगे। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान से गौर से समझिएगा। ये सारे जो स्टेप हैं, इन सारे स्टेप को एक स्कीम के थ्रू हम लोग समझेंगे जिसको हम लोग जेड स्कीम कहते हैं। ठीक है? तो देखिए, ध्यान से समझिएगा अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, ठीक है? तो ये है बाबू जेड स्कीम, ठीक है? यहाँ हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या बताया गया? एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है? एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ध्यान से समझिएगा कि पहला स्टेप क्या है? देखिए, हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो तरह का होता है, एक PS2 और एक PS1, ठीक है? फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। देखिए, फोटो सिस्टम 2 के पास 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करने का या हार्वेस्ट करने का प्रॉपर्टी है, ठीक है? और इसी तरह PS1 फोटो सिस्टम 1 के पास 700 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी है, ठीक है? या इससे अ, आप लोग एनसीईआरटी थोड़ा देख लीजिएगा, बियॉन्ड या लेस देन होगा, ठीक है? तो ये एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है। अब क्या होगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब यूं समझ लीजिए ना कि छोटे-छोटे यहाँ कॉम्प्लेक्स हैं, है ना? ठीक है, इस तरह से गोल-गोल जो छोटे-छोटे कॉम्प्लेक्स आपको एनसीईआरटी के फिगर में दिख रहा है, वही कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ठीक है? अब ध्यान से देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ता है, ठीक है? जैसे ही सनलाइट पड़ेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बाबू? एक्साइटेड हो जाएँगे, ठीक है? और अपने ऑर्बिटल को छोड़ कर के दूसरे ऑर्बिटल में चले जाएँगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और इस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के डाउनहिल मूवमेंट करेगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ नीचे की ओर जा रहा है, तो क्या कर रहा है? डाउनहिल मूवमेंट कर रहा है। जैसे ही डाउनहिल मूवमेंट करेगा, तो आगे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ रहेगा। ठीक है? क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है, जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसका नाम क्या है? फियोफाइटिन। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फियोफाइटिन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? अब वापस फियोफाइटिन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर बढ़ाएगा, ठीक है? दैट इज द अपहिल, ठीक है? अपहिल आगे की ओर बढ़ाएगा। जैसे ही आगे की ओर बढ़ाएगा, यहाँ एक कैरियर लगा हुआ होगा, साइटोक्रोम बी एंड एफ, ठीक है? जो फर्दर इस इलेक्ट्रॉन को और आगे बढ़ाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेंगे, तो एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। खैर, हम लोगों को पहला पॉइंट समझना था, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है? वापस हम लोग आगे आएँगे, लेकिन वन बाय वन। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस में हम लोगों को क्या पढ़ना है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ध्यान से समझिएगा, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें MnCl ब्रिज लगा होता है। क्या होता है? मैग्नीज क्लोराइड का एक ब्रिज लगा होता है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? कहाँ लगा होता है ब्रिज? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ये ब्रिज PS2 के पास लगा होता है, ठीक है? तो यहाँ होता क्या है कि एक जो वाटर है, ठीक है? ये एक वाटर जब टूटता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 में टूट जाता है, ठीक है? हाफ O2 में टूट जाता है। तो जैसे ही वाटर MnCl ब्रिज के पास जाता है, ध्यान से समझिएगा, ये वाटर
एमएनसीएल ब्रिज के पास जाता है। अब आप कहेंगे कि ये वाटर कहाँ से आया सर? तो अरे बच्चा, वाटर जाइलम से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है, एब्जॉर्ब होकर के आ रहा है, लीफ में आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट में जा रहा है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ जा रहा है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो PS2 है उसके पास जा रहा है, उसी में लगा हुआ एमएनसीएल ब्रिज, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये एमएनसीएल ब्रिज से जैसे ही H2O पास करता है तो H2O टूट जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जैसे ही होगा तो हाफ ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? हाफ ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और यहाँ से दो प्रोटॉन भी निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब फर्स्ट स्टेप समझे हम लोग, सेकंड स्टेप समझे, थर्ड स्टेप समझिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा कि जैसे ही सनलाइट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जैसे ही डाउन हिल मूवमेंट किया तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखिए जो फर्स्ट में है उसको हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे एक एडीपी, ठीक है, एक एटीपी में चेंज हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बाबू, ध्यान से देखिएगा, एक एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली जैसे ही हम लोग फर्स्ट स्टेप को देखे थे उसी तरह ये भी एक्साइटेड होगा और इसके इलेक्ट्रॉन भी आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये भी आगे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ध्यान से समझिए, सबसे फर्स्ट में जो आया इसको तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हम लोगों ने कह दिया, लेकिन बाद में आया इसको हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करेंगे। तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन का बना होता है जिसको हम लोग फेरिडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फेरिडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। अब ये फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, फर्दर अपहिल मूवमेंट कराएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि NADP प्लस को NADP माइनस और फर्दर NADPH और H2 में चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा? क्या ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, NADP प्लस से जाके मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा? अरे प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज किए हुए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किए हुए, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो NADP, दो इलेक्ट्रॉन लिया तो NADP माइनस, है ना। और यहाँ पे फिर आकर के प्रोटॉन आयन जुड़ा तो NADPH और H प्लस हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको आगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में समझाएंगे कि ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है और ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अभी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा पहले मतलब यूं समझिए कि रट के चलिए, ठीक है। तो आगे क्लियर होते चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या समझे, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्या समझे, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हम लोग समझे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। थर्ड स्टेप को समझिए, इसको हम लोग कह रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखिए ध्यान से समझिए, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा और एटीपी का फॉर्मेशन हुआ तो इसी को हम लोग कहें फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दैट इज द कॉल्ड एटीपी प्रोडक्शन। समझ में आ रहा? ठीक है। और इसके आगे जब बढ़ा इलेक्ट्रॉन तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 के पास चला गया, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 से आगे की ओर बढ़ा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया। अब ध्यान से समझिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर न जा करके वापस अगर इधर की ओर मुड़ जाए तो क्या होगा। तो ध्यान से समझिए कि अगर इधर की ओर मुड़ जाता है तो ये साइक्लिक मूवमेंट करने लगेगा, देखिए इस तरह से साइकिल बना लेगा, ठीक है।
तो इसी को हम लोग कहेंगे साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिक। और जब अगर इधर ना मूव करके इधर निकल जाए तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन साइक्लिक, ठीक है? तो ध्यान से समझिए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होता है, ठीक है? तो साइक्लिक में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक एटीपी बनेगा। कैसे? ध्यान से देखिए, साइक्लिक में क्या-क्या यूज हो रहा है? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आगे बढ़ा, एटीपी बना और फिर आगे बढ़ा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 के पास गया, फिर आगे गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेकंड के पास और फिर यहाँ से इधर मूव कर गया, ठीक है? ध्यान से देखिए, यहाँ से इधर मूव कर गया। तो जब इधर मूव कर गया तो फिर से वापस ये साइक्लिक प्रोसेस में आ गया, ठीक है? लेकिन अगर नॉन साइक्लिक की अगर हम लोग बात करें तो क्या-क्या बन रहा? यहाँ से चला, ठीक है? एक एटीपी बना और यहाँ से फिर आकर के एक एनएडीपीएच बना, ठीक है? तो यहाँ हम लोग ध्यान से समझेंगे, 2 यहाँ हम लोग ध्यान से समझेंगे 2 तरह के प्रोसेस हो रहा है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक, ठीक है? तो साइक्लिक में क्या-क्या हो रहा है बाबू? एक एटीपी और एक एनएडीपीएच का प्रोडक्शन। क्या हो रहा है? एक एटीपी और एक एनएडीपीएच का प्रोडक्शन। देखिए ना, इन नॉन साइक्लिक ये गया, यहाँ आया, फिर ये गया जेड। क्या बना रहा है? इंग्लिश के अल्फाबेट जेड लाइक, इसलिए इसको जेड स्कीम कहते हैं। तो एक एटीपी बना रहा और एक एनएडीपीएच बना रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग साइक्लिक की बात करें तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा, आ रहा, जा रहा, आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ एक एटीपी बना रहा, ठीक है? तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि नॉन साइक्लिक में एक एटीपी बनेगा और साइक्लिक में सॉरी नॉन साइक्लिक में एक एटीपी और एक एनएडीपीएच बनेगा और साइक्लिक में एक एटीपी बनेगा, ठीक है? चलिए, अब आप कहेंगे आप पढ़ा तो दिए लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो कहाँ रहा है, ठीक है? तो अरे बच्चा, इसको हो कहाँ रहा है ये ध्यान से देखो। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास थैलाक्वाइड था, ठीक है? क्या था? थैलाक्वाइड, ठीक है? डबल मेम्ब्रेनस है थैलाक्वाइड, देखिए यहाँ बगल में भी बना हुआ। तो इस थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे प्रोसेस को हो रहा है, ठीक है? ये थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, इसी को हम लोग थैलाक्वाइडल ल्यूमेन कहेंगे, ठीक है? और याद कीजिए ये थैलाक्वाइड कुछ नहीं है। अरे, अभी तो आपको बताया है कि ये एक थैलाक्वाइड के ऊपर दूसरा थैलाक्वाइड, दूसरा थैलाक्वाइड के ऊपर तीसरा थैलाक्वाइड और इस पूरे ब्लॉक को हम लोग क्या कह रहे थे? ग्रैनम। क्या कह रहे थे? ग्रैनम, ठीक है? चलिए देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए वापस हम लोग यहाँ आ गए। ये है ना थैलाक्वाइड और इस पूरे थैलाक्वाइड के ढेर सारे ब्लॉक एक के ऊपर एक, ऐसा लग रहा है जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन रखा है ना? तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे? ग्रैनम। तो इसी थैलाक्वाइड के अंदर हम लोग सारे प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, है ना? ये इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं। चलिए आगे हम लोग कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ज़्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है? तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सम अप करेंगे। क्या करेंगे? सम अप करेंगे। क्या-क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है इसको समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि पूरे लाइट रिएक्शन में कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट हैं। कौन-कौन? पहला एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, रिवाइज कीजिए मेरे साथ। साथ-साथ रिवाइज कीजिए। पहला एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है? दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तीसरा फोटोफॉस्फोराइजेशन, चौथा एनएडीपीएच प्रोडक्शन। या हम लोग फोटोफॉस्फोराइजेशन और एटीपी एनएडीपीएच प्रोडक्शन साथ में भी कह सकते हैं, ठीक है? क्लियर? चलिए, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये हमको याद रखना है कि पीएस2 फोटो सिस्टम 2 कितना एनएम तक के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और पीएस1 कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस पे लिख सकूँ क्वेश्चन ताकि आप लोग
कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आ गया। चलिए देखिए बाबू, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पी एस टू और पी एस वन को हम लोग याद रखेंगे। देखिए PS2 और PS1 को हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, तो एक छोटा सा ट्रिक है। PS2, टू का मतलब बड़ा, ठीक है। तो बड़ा भाई को हमेशा कम मिलता है और छोटे भाई को क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, होता है ना। और अगर घर में दो भाई हों तो बड़े को कम और छोटे को ज्यादा मिल जाता है। तो वही है कि टू तो बड़ा है ना। PS2 बड़ा है तो बड़े को कम और छोटे को ज्यादा, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। देखिए नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, ये इधर मैं साइड में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। आप लोग को आंसर देते चलना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, ठीक है। चलिए तो बताइए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा। पीओ फाइटीन, वेरी गुड, ठीक है। चलिए हम शॉर्टकट में एक ही अल्फाबेट को लिखते हैं, ठीक है। ऐसा ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए फीओ लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है बाबू आपका, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। सेकंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, फेरिडॉक्सिन, ठीक है। क्या होगा, फेरिडॉक्सिन, ठीक है। चलिए और क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो दो क्वेश्चन तो ये हुआ, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट का यूज करना है बाबू, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, तो ये आपको पहले समझना है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, चलिए इसको हम लोग कीमो ऑस्मोटिक में समझेंगे। यहाँ पे बस ये समझिए कि MnCl ब्रिज कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो MnCl ब्रिज लगा हुआ है PS2 में, ठीक है। कहाँ लगा हुआ है, PS2 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि बताइए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या क्या बनेगा, तो एक एटीपी और एक NADPH2 बनेगा। क्या बनेगा, एक एटीपी और एक NADPH2। अगर यही साइक्लिक हो तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एटीपी, सिर्फ और सिर्फ एक एटीपी। समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। कि लाइट रिएक्शन से क्या क्या इंपॉर्टेंस हुआ। तो ध्यान से देखिए कि ये पूरा प्रोसेस जब हुआ तो हम लोगों को क्या मिला, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो ध्यान से समझेंगे हम लोग यहाँ कि हम लोगों को मिला एक O2। क्या मिला बाबू, एक O2, है ना। एक ऑक्सीजन मिला, देखिए एक ऑक्सीजन मिला, कुछ एक एटीपी मिला, है ना। और एक NADPH मिला, ठीक है। समझ पा रहे हैं, एक ऑक्सीजन एक एटीपी और एक NADPH2 मिला हम लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इंपॉर्टेंस क्या हुआ, इवैल्यूएशन ऑफ O2, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और NADPH, कब, जब नॉन साइक्लिक हो रहा है तब। ध्यान से समझिए जब ये पूरा नॉन साइक्लिक हो रहा है तो, लेकिन यही साइक्लिक में क्या मिल रहा, सिर्फ एक एटीपी। ध्यान से देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 के पास आया, फिर आगे गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेकंड के पास, फिर यहाँ से मूव कर गया।
अच्छा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में किस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ PS1 को यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ PS1 को। किस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यूज कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी के प्रोडक्शन को ही हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ब्रेकिंग ऑफ H2O थ्रू एमन सील ब्रिज इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा क्लियर है। आई होप कि आप लोगों का क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे अब हम लोग समझेंगे थोड़ी सी बात को। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर को मैंने हटा दिया है ना? इसलिए हटा दिया है क्योंकि एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सनलाइट पड़ेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे और एक्साइटेड कर जाएगा। देखिए, इन सारी चीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो ये समझना कि ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है। ठीक है, एक्चुअली में एनाटॉमिकली ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्कल, चलिए देखिए, कोई नहीं, मैं एक गंदा सा सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ये सर्कल नहीं, थैलाकॉइड इसको समझना है। ठीक है, देखिए, ये क्या है बाबू? ये पूरा थैलाकॉइड है। क्या है? थैलाकॉइड है। थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाया जा सकता है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अच्छा इसको करूँ। सर्कल, चलिए देखिए, कोई नहीं, एक्चुअली में ये सर्कल का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा। देखिए, ये थैलाकॉइड है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये क्या है बाबू? आउटर मेम्ब्रेन। ये इस थैलाकॉइड का क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, है ना? समझते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, है ना? और ये है इनर मेम्ब्रेन। क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग थैलाकॉइड का क्या कह रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस दोनों के बीच को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस अभी हम लोग नहीं कह रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, आउटर है और इनर है। ठीक है, आउटर है और इनर है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये समझ के चलना है। इसके बीच में जो खाली स्पेस है, इसको हम लोग ल्यूमेन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ल्यूमेन कह रहे हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, हमारा जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, ये इनर साइड ऑफ द थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इनर साइड ऑफ द थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है? इनर साइड। कहाँ है? इनर साइड। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के साइड। अब ध्यान से समझिए, यहाँ किस में होता है? PS2 में। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा हुआ होगा बाबू? PS2। क्या लगा हुआ होगा? PS2। और इसी में क्या लगा हुआ है? MnCl ब्रिज। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, एक्चुअली में ये लूमेन की तरफ दिख रहा है। ठीक है,
लेकिन इनर साइड होगा, है ना? इनर साइड होगा। क्यों इनर साइड होगा? ये भी हम लोग समझेंगे। आपको अभी हमने बताया कि जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ठीक है? तो क्या होता है? फिर से हम लोग देख लेंगे कि जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, तो हाफ ऑक्सीजन और प्रोटॉन रिलीज होता है। क्या होता है बाबू? हाफ ऑक्सीजन और प्रोटॉन रिलीज होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये तो वो निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन ये प्रोटॉन क्या होगा? इसके ल्यूमेन में, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, इसके ल्यूमेन में जमा होते चला जाएगा, ठीक है? तो वाटर splitting of water, that is called photolysis of water, कहाँ पे होगा? इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन। हमेशा एकदम दिमाग में गांठ बैठा लेना है कि ये कहाँ होगा? इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन में। क्यों होगा? बिकॉज प्रोटॉन और हाइड्रोजन आर accumulated within the lumen of the thylakoid। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्वेश्चन समझिए कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है? अगर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमेशा पूछा जाता है, या फिर अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आएगा तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है? 4 स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट पक्का लिखा होगा इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन, या यहाँ पे आपको कह दिएगा आउटर साइड ऑफ द थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन, और आपको चूज करना है विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ओके, तो सेकंड स्टेप बिल्कुल क्लियर है, आई होप कि आप लोगों का क्लियर होगा। थर्ड स्टेप पे हम लोग आते हैं, फोटोफॉस्फोराइजेशन, ठीक है? तो फोटोफॉस्फोराइजेशन हम लोग अभी समझे कि ps2 से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर ps1 के पास आएगा, है ना? और फिर ps1 से फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यहाँ इधर होते हुए NADPH बनता हुआ निकल जाएगा, ठीक है? अभी ये आप लोगों को रफ बता रहे हैं, और इसमें बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन को याद रख लीजिए, ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो pH2 तो यहाँ हो गया, ठीक है? pS1 यहाँ पे हो गया, है ना? pS1 इधर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है? pS1 दिख रहा है, और इधर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इधर सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है? इधर फर्स्ट और इधर सेकंड, ठीक है? तो देखिए, फोटोफॉस्फोराइजेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है, तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? तो अभी हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसी को हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह रहे हैं, जिसका क्या नाम है? फियोफाइटिन है। क्या है बाबू? फियोफाइटिन है। अच्छा, इसके पोजीशन को बहुत बहुत बार पूछा गया है कि एक्चुअली में कहाँ पे होगा। तो देखिए, PS2 कहाँ है? अंदर साइड है, इनर साइड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किधर है? ये बाहर वाला, ध्यान से देखिए, ये बाहर वाला बाउंड्री है, तो ये बाहर साइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कहाँ पे है बाबू? मैं येलो कलर से या ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना? कहाँ पे है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो दैट इज द आउटर साइड ऑफ द थैलाकोइडल मेम्ब्रेन। क्लियर दैट? आउटर साइड ऑफ द थैलाकोइडल मेम्ब्रेन, ठीक है? अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड फेरिडॉक्सिन। और ये आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में एनसीईआरटी अभी तक क्लियर नहीं किया है कि कहाँ पे है। तो हम लोग सिंपल सिंपल इसको बोल देते हैं थैलाकोइडल मेम्ब्रेन में, है ना? ये हो सकता है नीचे हो थोड़ा, है ना? ठीक है? अच्छा, इस पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है? अगर हम लोग करें तो फिर बहुत आगे पढ़ते चले जाएँगे, इसी में डूब जाएँगे। पता चला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नहीं कर पाए, ठीक है? तो समझदारी इसी में है कि जो एनसीईआरटी लिखा है उसको हम लोग को समझ के चलना है, उसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है? तो 2 बातें हम लोगों ने समझा फोटोफॉस्फोराइजेशन में, पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है? और दूसरा, सॉरी, पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम लोग समझा, और इसमें हम लोग समझे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ है, बिल्कुल याद रखना, आउटर साइड ऑफ द थैलाकोइडल मेम्ब्रेन।
और फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है? इनर साइड ऑफ द थैलाकोइडल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद है प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर का काम भी फियोफाइटिन करता है। हम लोग फर्दर आगे समझेंगे कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। ठीक है, अभी आपको घबराना नहीं है फोटॉन ट्रांसफर के लिए। ठीक है, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे फियोफाइटिन क्या करता है कि ये जो बाहर वाला एरिया है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और ये फियोफाइटिन क्या करेगा, इसको अंदर ले आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर का भी काम कौन करता है? फियोफाइटिन। और फियोफाइटिन कहाँ सिचुएटेड है? आउटर साइड ऑफ द थैलाकोइडल मेम्ब्रेन। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम देखिए, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ाने वाला कौन है? साइटोक्रोम बी एंड एफ। तो पूछा जाएगा कि साइटोक्रोम बी एंड एफ कहाँ पे लगा होता है, तो हम लोग बता देंगे ना कि साइटोक्रोम बी एंड एफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और पीएस वन के बीच लगा होता है। चलिए मैं आपको फिर से वापस दिखा देता हूँ। देखिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और पीएस1 इसके बीच क्या लगा हुआ, ये येलो से लिखा साइटोक्रोम बी एंड एफ, विच इज द कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इतना क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ से ये दोनों पॉइंट से बनेगा, और ये दोनों पॉइंट से बन भी सकता, नहीं भी बन सकता। ठीक है, तो चलिए चौथा क्या है? NADPH प्रोडक्शन। अब ध्यान से देखिए कि NADPH का प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो NADPH जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे NADPH बनता है। ठीक है, यहाँ पे NADPH बनेगा। तो NADPH बनने के लिए NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ये स्ट्रोमा में लोकेटेड होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? स्ट्रोमा में। ये खाली पार्ट को हम लोग स्ट्रोमा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्ट्रोमा कह रहे हैं। अब आप लोग शायद फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये खाली स्पेस कहाँ था। तो अभी मैं बताता हूँ, वापस आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज आपको क्लियर कट करा दिया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर था इसी को कह रहे थे ना थैलाकॉइड। और देखिए इसमें जो नीचे खाली स्पेस है, ध्यान से देखिए, ये जो खाली स्पेस है इसी को तो स्ट्रोमा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन इस तरह का डबल मेम्ब्रेनस है, और इसके ये नीचे नीचे जो खाली स्पेस है ये स्ट्रोमा है। ठीक है, तो आई होप कि ये बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है स्ट्रोमा के अंदर, और इसीलिए NADPH का प्रोडक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बार नीट में पूछ चुका है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन, ठीक है, तो स्ट्रोमा, नॉट अ स्ट्रोमा लैमली। अंडरस्टैंड? स्ट्रोमा लैमली नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा। क्लियर है? तो इतना आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसी क्लास में हम आपको पढ़ा दें तो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आप लोग के दिमाग के अंदर खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से 2 बार 3 बार पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्लियर है? जब हम लोग कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग आपको एनसीईआरटी को भी दिखाएंगे कि एनसीईआरटी में किस तरह से बातें को डील की गई है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक बाबू। थैंक यू।